हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हमने थियोरेटिकल पोर्शन को कवर किया था और आज भी थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ने वाले हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता चलेगा आज कि किस तरह से कंपनी बनाई जाती है, कि कितने तरह की कंपनी होती है, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर उससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप आई बटन में जा सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इस पूरे चैप्टर का शेयर कैपिटल का थियरी का अलग से और आपका जो शेयर कैपिटल का न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका अलग से आपको वन शॉट अगर चाहिए तो वो आपको आई बटन में ही मिल जाएगा। तो प्लीज चेकआउट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं विद काइंड्स ऑफ कंपनी। कितने तरह की कंपनी होती है ये बात हमें जाननी है आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई क्या लिखा है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो मैं आपको बोलूं ये झूठ लिखा है। यही दो तरह की कंपनी होती है और 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही है। तो वो चीजें आपको कैसे अभी कुछ देर बाद पता चली जाएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि नाम यहाँ पे लिखा है 1% कंपनी, इसका मतलब इस कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होगा या फिर हम बोले एक ही मेंबर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस 1% कंपनी एज 1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज मेंबर। ओ माय गॉड, कुछ भी समझ में नहीं आता ऐसी डेफिनेशंस को लेकर के। कह रहे हैं कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 है वो डिफाइन करता है 1% कंपनी को एज 1% कंपनी विच मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1%। ठीक है, तो जिसमें एक ही मेंबर हो उसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और डिटेलिंग है जैसे आपको पता चल जाएगा। रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। सर क्या ये रूल्स और ये सेक्शन और ये सब याद करने हैं? नहीं बेटा, आपको याद नहीं करने हैं। अगर याद गलती से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन अभी इतना टेंशन लेकर के, प्रेशर लेकर के इन सब चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे कुछ बातें कंपनी 1% कंपनी के बारे में जिसको हम प्यार से अब ओपीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपीसी, 1% कंपनी। तो इसके बारे में बताया है। कह रहे हैं ओनली नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1% कंपनी। कह रहे हैं 1% कंपनी बना कौन सकता है? भाई पहली कंडीशन डाल दी है, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ओके, तो नेचुरल पर्सन मतलब हम जैसे लोग जो हैं, आप जैसे हैं, मैं हूं, हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? नेचुरल पर्सन जो वो 1% कंपनी बना सकते हैं, लेकिन वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी भारत की नागरिकता उनके पास हो और साथ ही साथ वो भारत में रहते भी हों। अब यहाँ पे दो चीजें, नागरिकता होना अलग बात है और भारत में रहना अलग बात है। जो भाई भारतीय नहीं है वो भी भारत में रह सकता है, तो उसको बोलते हैं रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन जो इंडियन सिटीजन है वो कहीं पे भी रहे, लेकिन वो भारत का नागरिक है। समझ में आ रही है बात? तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वही 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है। या तो 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है या कैन बी नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी। तो ओपीसी जो है 1% कंपनी जो है उसका एक नॉमिनी भी होना चाहिए। तो या तो वो 1% कंपनी बनाएगा या 1% कंपनी का नॉमिनी बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने दोस्त की 1% कंपनी है उसका नॉमिनी भी हूं और मेरी खुद की भी 1% कंपनी है। नॉमिनी का मतलब क्या है कि अगर 1% कंपनी है और इन केस की डेथ हो जाती है उस इकलौते मेंबर की, तो उस केस में जो नॉमिनी होता है वो क्या बन जाएगा? उसकी जगह ले लेगा, वो उसका मेंबर बन जाएगा। तो अगर मान लो मैं पहले से ही एक 1% कंपनी बना के बैठा हूं और मैं नॉमिनी भी हूं दूसरी 1% कंपनी का, तो वहां का भी मेंबर बनना पड़ेगा, यहाँ का भी। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये रूल के खिलाफ है। इसलिए या तो कोई नॉमिनी बनेगा या फिर वो 1% कंपनी ओपन करेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी, 1% कंपनी। कह रहे हैं कोई भी एक इंसान एक ही ओपीसी खोल सकता है या फिर वो एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये चैरिटेबल पर्पस से हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कह रहे हैं कि जो 1% कंपनी है ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती।
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बैंक नहीं होते फिर भी कर पाते हैं ये एक्टिविटीज, ठीक है, क्योंकि ये बैंक की एक्टिविटीज है। इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज किसकी एक्टिविटीज होती है बेटा? बैंक की होती है। और बैंक के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी वो भी एक्टिविटी कर सकते हैं लेकिन ओपीसी नहीं कर सकती। और जो बैंक के अलावा ऐसी एक्टिविटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको ही हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, एनबीएफसी ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो ओपीसी ऐसा काम नहीं कर सकती, क्लियर है। फिर आता है ई पॉइंट, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। इसकी 50 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 साल का वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस टाइम चेंज हो चुका तो प्लीज उसको रेफर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। ओके, तो बात समझ में आ रही है। तो पेड अप शेयर कैपिटल वैसे डिटेल में मैं आपको आगे की ही मतलब अभी इस सेशन में आगे ही बताऊंगा कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है। बट ये बात ध्यान रखो, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन द केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी के केस में एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये डायरेक्टर के नंबर भी याद रखो। अगर भाई आपका लिए एमसीक्यूज आ गए तो एमसीक्यू में ये बहुत काम आ जाएगा। आई होप यहाँ तक सारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं। 1% कंपनी हमने पढ़ ली। अब ध्यान से देखो प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जैसा कि कानून में बताया गया है, रूल्स में बताया गया है कंपनी एक्ट के, तो जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल उस रूल में लिखी है, क्योंकि वो चेंज होती रहती है इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिखा हुआ, ठीक। तो जो भी प्रेस्क्राइब की गई है, बताई गई है रूल्स के अंदर, लॉ के अंदर, वो पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी की उतनी होनी चाहिए एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और उसका उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो उसमें लिखा हुआ है कि इतनी होनी चाहिए उतनी भी होनी चाहिए, यानी दोनों को कंसीडर करके वो चलना है ना। फिर यहां पे इन्होंने पहचान देनी शुरू करी कि भाई रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो शेयर के ट्रांसफर होने पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है, राइट नहीं देती तुम्हें कि तुम फ्रीली ट्रांसफर कर सको। प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता। ओके, फिर आता है बी पॉइंट, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी के केस के अलावा बात कर रहे हैं, दैट मींस कि ये भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसके अलावा हम बता रहे हैं कि जो लिमिट है मिनिमम नंबर की और मैक्सिमम नंबर की, मिनिमम तो 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से आप क्या एक्सक्लूड करेंगे? एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर मतलब पास्ट में जो हमारे एम्प्लॉय थे जिनको हमने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स दे दिए थे, वो मेंबर भी बन गए थे, या फिर प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉय है उसको हमने शेयर दे रखे हैं और वो भी मेंबर बन चुका है, तो उनको हटाने के बाद 200 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। वेयर शेयर आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन, या 2 से ज्यादा लोग जो हैं प्राइवेट कंपनी में, कोई सी भी कंपनी उसका शेयर ज्वाइंटली ओन करते हैं, ठीक है। मान लो आपने और मैंने मिलकर के एक शेयर खरीद रखा है, तो अब हमें 2 नहीं 1 ही काउंट किया जाएगा, एक मेंबर काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस 200 नंबर, है ना। ओके, फिर इन्होंने एक और पहचान दी, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक। यहां पर प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो प्रोहिबिट, मना करती है, साफ साफ मना करती है कि कोई भी हम पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते कि आओ हमारे शेयर खरीद लो, हमारी सिक्योरिटीज खरीद लो। वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। और देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट दोनों वर्ड नेगेटिव हैं और बहुत अलग तरीके से यूज करा है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन प्रोहिबिट का मतलब है कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? तो ये जो डेफिनेशन लिखी थी वो लिखी थी सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। आगे बात करते हैं मिनिमम डायरेक्टर की, तो भाई मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लिखती है? प्राइवेट लिमिटेड लिखती है। क्या लिखती है? प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, सिंपल। चलिए ये भी आई होप क्लियर होगा। और देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको शायद लग सकती है, वैसे है नहीं, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी पूरा अच्छे तरीके से कर दिया है। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, बिना किसी हेजिटेशन के। आपको उसका प्रैक्टिस सेशन में या कहीं ना कहीं हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे, उसका क्लैरिफिकेशन ज़रूर देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मेरा घर का है तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारा घर का है मेरे घर के सामने,
हम दोनों का घर का आमने सामने, ये कौन सा एड्रेस है, ये कौन सी बात हुई। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। मतलब बता नहीं रहे तुम। आम क्या होता है जो केला नहीं होता, जो संतरा नहीं होता। अरे आम क्या होता है, ठीक है। तो ये वाली बातें हैं। चलो कोई बात नहीं, कंपनी एक्ट में लिखा है तो भाई मान लेते, अब करें क्या। तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जो लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब्ड इनकी पेड अप शेयर कैपिटल है, मिनिमम उतनी होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी की अलग प्रेस्क्राइब होगी और इनकी अलग बताई गई होगी। फिर सी पॉइंट आता है जो मुझे सबसे मजेदार लगता है, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी। अभी तो मना किया था, चलो ध्यान से सुनो। विच इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडियरी ऑफ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। माय गॉड, यहाँ पे इंग्लिश की क्या कहते हैं, सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया होगा अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो। ठीक, चलो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, और एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे पता चल रहा है कि साफ साफ ये प्राइवेट कंपनी है, और जिसके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है वो क्या होती है बेटा, वो एक पब्लिक कंपनी होती है। तो ये पब्लिक कंपनी है। अभी जो पब्लिक कंपनी है, इसने इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर लिया है, और सब्सटेंशियल शेयर को होल्ड कर लिया। सब्सटेंशियल शेयर को होल्ड करने का मतलब है इतना शेयर को मतलब खरीद लेना कि आप इस प्राइवेट कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सको अपने हिसाब से, ठीक है, डिसीजन करवा सको। तो इसका मतलब क्या कि जो पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी क्या कहलाएगी अब, होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाएगी बेटा, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। ठीक है, दैट मीन्स के ये पब्लिक कंपनी इस प्राइवेट कंपनी को होल्ड करती है। ठीक, और अगर ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी तो इसको और क्या बोले, इसको बोलेंगे बेटा हम सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी। अगर किसी कंपनी ने इसको होल्ड कर रखा तो ये उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। ओके, चलिए बात समझ में आती है। तो एक तरह से कह सकते हो ये पापा है, ये बेटा है। अब अगर पापा पब्लिक कंपनी है तो बेटा प्राइवेट होकर भी प्राइवेट कहां से रह सकता है। तो पापा पब्लिक है तो इनको भी पब्लिक ही मानना पड़ेगा। सर कैसी बातें कर रहे हो। देखो बेटा, यही वाला सी पॉइंट मैंने आपको समझाया इनडायरेक्टली कि एक पब्लिक कंपनी वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है अगर वो सब्सिडरी कंपनी होती है एक ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट नहीं है। और जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। तो कहना चाह रहे हैं कि एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी को सब्सिडरी है, फिर से बोलो, देखो, एक प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाती है तो वो पब्लिक है कहलाती, वो प्राइवेट नहीं कहलाती। फिर आई बात समझ में। चलो अब कुछ और बातें हैं कि भाई इसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। मैक्सिमम की नो रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो इसके डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। क्या समझ में आया। चलो डायरेक्टर रिवाइज करते हैं। 1% कंपनी के में एक डायरेक्टर मिनिमम, मैक्सिमम 15। और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर मिनिमम, 15 मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम डायरेक्टर और 15 मैक्सिमम। तो इससे समझ में आया कि 15 मैक्सिमम तो सबके लिए ही है, लेकिन 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के केस में हम मिनिमम डायरेक्टर कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। मैंने आपको जब लिमिटेड लाइबिलिटी समझा रहा था पिछली क्लास में तो वहां पे भी मैंने आपको ये बता दिया था, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लाइबिलिटी 3 तरीके से हो सकती है। तो कैसे हो सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। तो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं। A company which having the liability of its member limited by the memorandum to the amount if any unpaid of share respectively held by them is termed as the company limited by share। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कंपनी है और उसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी तब मानेंगे जब वो उसका जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट के लिए रहेगी जो अनपेड है, और वो भी क्या, शेयर का अमाउंट, शेयर कैपिटल का अमाउंट जो अनपेड है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो 100 रुपए का मैंने शेयर खरीदा और कंपनी ने बोला मुझे 70 रुपए दे दो, मैंने 70 रुपए दे दिए, 30 रुपए कंपनी ने कहा अभी नहीं चाहिए बाद में लेंगे।
तो वो क्या है बेटा, अभी तक पे नहीं हुआ है, अनपेड है। तो मैं अगर लाइबिलिटी की अपनी बात करूं, अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो मेंबर के ऊपर क्या लाइबिलिटी आती है, मेंबर के ऊपर लाइबिलिटी आती है कि वाइंड अप के केस में, किसी भी केस में जब हमें पैसा देना पड़ रहा है तो हम उतना ही पैसा देंगे जितना कंपनी ने हमसे नहीं लिया, हमने पे नहीं किया। तो 70 रुपए हमने पे किए थे, 30 नहीं किए थे, तो अब मैं कितने के लिए लाइबल हूँ, 30 रुपए के लिए लाइबल हूँ। तो लाइबिलिटी मेरी कैसी है, लिमिटेड है, जितना शेयर का अमाउंट है। अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं खोऊंगा कितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए ही गवाऊंगा, इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब अनलिमिटेड के बारे में बात करूं तो बिल्कुल अपोजिट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। दस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद करनी पड़ जाती है, ठीक है, ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, डेट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डेट है, शैल बी मेट फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर, तो जो शेयर होल्डर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक बेच करके वो डेट को चुकाया जा सकता है। समझ लो कितना खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि मैं अगर शेयर होल्डर हूँ, मेंबर हूँ, तो मैंने जितने रुपए का शेयर खरीदा मेरा उतना ही पैसा खोएगा, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आंच तक नहीं आएगी। ठीक, फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, उतने अमाउंट तक के लिए जितना एक मेंबर ने क्या करा बेटा, अंडरटेक करा, यानी प्रॉमिस किया है। टू कंट्रीब्यूट टू द असेट, कि मैं असेट्स के लिए कंट्रीब्यूट कर दूंगा ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, कि जब कंपनी बंद होगी तो भाई मैं अपना कैश दे दूंगा, जो भी पैसा वैसा जितना मैंने गारंटी ली है, मैंने शेयर लिया 100 रुपए का, मैं कहता हूँ मैं 5,000 रुपए दूंगा, तो 5,000 रुपए तक की मेरी गारंटी है, अगर सीधी सीधी बात सिंपल सरल शब्दों में समझाऊं तो। ठीक है, तो ये 3 तरह की लायबिलिटी कंपनी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के केस में, कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कैसे बनाई जाती है कंपनी। तो सबसे पहले प्रमोशन होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, फिर कमेंसमेंट यानी बिजनेस शुरू हो जाता है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन पढ़ेंगे, पहला स्टेज, पहला स्टेप जो है। तो ये पहला स्टेज है, ऑब्वियसली पहला है कंपनी को बनाने का, यानी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन का। अब पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी एक इंसान या फिर कुछ लोगों का समूह एग्री करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कंपनी के रूप में आप एक बिजनेस शुरू करेंगे। और ये जो लोग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो कोई अगर डिसाइड कर लेता है कि मुझे बिजनेस करना है, यही पहला स्टेप है, किस रूप में, कंपनी के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि पहला स्टेज ये हो गया। और इनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल ये मान लो मम्मी पापा हैं कंपनी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन बोलो या रजिस्ट्रेशन बोलो, रजिस्ट्रेशन मतलब वही प्रोसीजर फॉलो करना, और उसी प्रोसीजर फॉलो करने पे ही इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी कंपनी बनती है। A company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013। बोल रहे हैं कि जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो प्रेस्क्राइब की गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, कि किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी बनाया जाता है। द प्रमोटर आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, कि भाई जो कंपनी बनाने चाहते हैं, जो कंपनी ये बनाना चाहते हैं प्रमोटर्स, उसका जो नाम है, नाम जो है प्रपोज्ड कंपनी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये कंपनी बनी है नहीं। प्रपोज्ड कंपनी जिस कंपनी को हम बनाना चाहते हैं, तो हम एक नाम लेकर के जाएंगे, किसके पास लेकर जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ROC। सर ये कौन होता है बेटा, ये गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये सारा काम संभाल रहा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक क्या कहते हैं मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ये सारी। तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वहाँ पर क्या कहते हैं ROCs होते हैं, और वो क्या करते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसान है जो रजिस्ट्रेशन में हमारे क्या कहते हैं प्रोसीजर को फॉलो करवाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ROC बोलेंगे। तो इसके पास जाएंगे प्रमोटर और कहेंगे हमने अपनी कंपनी का, होने वाली कंपनी का नाम सोचा है ये। तो वो बताएगा कि भाई ऐसी कंपनी पहले से, इस नाम की कंपनी पहले से है, तो वो वाला नाम कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसी कंपनी नहीं होगी तो कहेंगे भाई ऐसी कोई कंपनी नहीं इस नाम से, तो तुम ये कंपनी बना सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने अप्रूव करवा लिया वो नाम। ठीक है, उसके बाद जब नाम अप्रूव हो जाएगा तो सबमिट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहली चीज। दूसरी चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
तीसरी चीज कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, ठीक है, तो कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, चौथी चीज, तो 4 चीजें देंगे। पहला देंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ही क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बेसिकली ये कुंडलियां हैं किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई जाती हैं कंपनी के बारे में, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में पिछली क्लास में बताया था। तो इसके अंदर और बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, जैसे कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में होता है कि भाई अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम ये पब्लिक से कितना पैसा एज अ कैपिटल के रूप में ले सकती है, तो वो कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है। कितना वो इशू कर रही है, कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना पेड अप है, कितना अनपेड है, कितना कॉल्ड अप है, कितना अनकॉल्ड है, तो सारी बातें किस में लिखी होती है, कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। और कौन सा क्लॉज होता है, सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज मतलब बेसिकली आप देख रहे हो इसमें डिटेल्स हैं, मतलब कंपनी की, कि कैपिटल के बारे में सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। इसमें सिचुएशन क्लॉज में पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कि भाई इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उसमें होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि ये कंपनी किस इंटेंशन से बनाई गई है, क्या बिजनेस करेगी, तो उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सारी चीज़ें लिखी होती है। लाइबिलिटी क्लॉज होता है, ऐसे ही बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कह सकते हो रूल बुक है। इसके अंदर कंपनी से रिलेटेड, कंपनी किस तरह से एक्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कंपनी को काम करना चाहिए, हर एक चीज़, तो इसमें रूल्स लिखे होते हैं। इसको हम एमओए बोलते हैं, इसको हम एओए बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अच्छा, फिर थर्ड चीज क्या सबमिट करेंगे, ये कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अब जैसे कंपनी बना रहे हैं तो आरओसी बोलेगा ना, कंपनी बना रहे हो तुम्हारे पास डायरेक्टर है, क्योंकि डे 1 से डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर पहले से बात करके रखो, डायरेक्टर है, उससे कंसेंट लो कि भाई वो डायरेक्टर के रूप में काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो उससे हम कंसेंट ले रहे हैं कि भाई तुम मेरे फर्स्ट डायरेक्टर हो, एंड क्या कर रहे हो तुम, कंसेंट दे रहे हो, यानी मंजूरी दे रहे हो, मंजूरी दे रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो कि तुम एक्ट करोगे, काम करोगे हमारे साथ एज डायरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या होगा, डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। तो यही बंदा जो डायरेक्टर है यही क्या करेगा, अब आगे काम करवाएगा इनके साथ मिलकर के, प्रमोटर्स के साथ, ये डिक्लेरेशन देगा कि भाई कंपनी एक्ट के अंदर जो भी चीजें बताई गई हैं वो सारे रूल्स वगैरह हमने कानून को पूरा पूरा फॉलो किया है। तो ये 4 चीजें जाएंगी, और उसके बाद आरओसी को लगेगा हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, तो फिर वो क्या करेगा, इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, कोई बच्चा पैदा होता है, तो ऐसे ही कंपनी पैदा होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के बनने का सर्टिफिकेट होता है, वो इशू कर देगा आरओसी, ठीक है। इफ ही सेटिस्फाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है, द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और जब ऐसा ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। बोल भाई, समझ में आ गया या नहीं आया? मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी आपको शायद लग रहा होगा यार इतना कुछ है, इतना कुछ है। हाँ भाई, आपका लेवल भी तो बढ़ रहा है, आपका लेवल बढ़ रहा है। आपने पहले जो चीजें सीखी थी वो आप सीख चुके हो, अब जो नई चीज आएंगी नो डाउट उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा यार, थोड़ा दिमाग लग रहा है। अरे तो दिमाग लगेगा तभी तो ग्रोथ होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, और इसी के साथ हमने एंड करके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर लिया, यानी चौथा पॉइंट भी हमने साथ में जोड़ लिया। अब देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस कंपनी पैदा हो चुकी है, कंपनी जब पैदा हो चुकी है तो अब बिजनेस नहीं कर सकती जब तक पैसा नहीं है, अब पैसा चाहिए पहले, तो इसलिए पहले हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाएंगे। सब्सक्रिप्शन मतलब कि लोगों को शेयर देंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब करो, यानी अप्लाई करो और शेयर लो और हमें पैसा दो, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में बता रहा हूं मैं, नहीं तो प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, ठीक। चलो, और जब पैसा आ जाएगा तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अ कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स अनलेस, कब तक नहीं, जब तक अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है वो एक डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेयर करेगा आरओसी को, टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर मतलब जो जो शेयर खरीदना चाहते हैं, टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर, कि उन्होंने हर मेंबर, जो अप्लाई करने वाला इंसान है जो हमारा शेयर खरीद रहा है, उसने शेयर की वैल्यू पे कर दी है एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इफ एनी एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम। एक तो ये डिक्लेरेशन जाएगी। फिर आता है द कंपनी हैज फाइल्ड आरओसी अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, और पैसा भी लेना है और कंपनी को साथ साथ क्या करना, आरओसी के साथ एक चीज और फाइल करनी है, वेरिफिकेशन। किस चीज की वेरिफिकेशन, कि भाई हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कि जो हमारा मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है
ऑफिस का तो पता होना चाहिए ना, पता चले पैसा लिया और ऑफिस उस दिन नहीं है, उसके बाद कभी नहीं है, ठीक है, ये तो घपलेबाजी हो जाएगी भाई। ओके चलिए, फिर बात करते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। सर ये क्या होता है? अब देखो हमने इनकॉर्पोरेशन के चारों स्टेज पढ़ लिए, किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बात आई थी कि हम पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब शेयर सब्सक्राइब करवाते कैसे हैं? जैसे शादी में बुलाते हैं, इन्विटेशन कार्ड तो दोगे ना, पता तो होगा ना कि कब क्या कहते हैं बारात आएगी, कब खाना खाया जाएगा और कब फिर विदाई होगी दुल्हन की, तो वो सारी चीज़ें। तो सेम ऐसे ही प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर ये पता चलता है कि भाई ये जो कंपनी है ये कितने शेयर इशू कर रही है, एक बार में एक इंसान कितने शेयर ले सकता है, ठीक है, कितना मिनिमम शेयर लेने हैं, और ये जो पैसा कंपनी लोगों से ले रही है उस पैसे का क्या करेगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल लिखी होती है। तो चलिए, तो ये जो डिटेल जिसमें लिखी होती है वो सब डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ये एक तरह से इनविटेशन है। क्या है? इनविटेशन है। तो अब पब्लिक कंपनी इश्यूज अ डॉक्यूमेंट, पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक से शेयर खरीदवाना पब्लिक कंपनी कर सकती है, तो पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं। इन विच टर्म एंड कंडीशंस ऑफ इशू, कि जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उसका टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी होती है, आर स्टेटेड अलोंग विद द पर्पस फॉर, ठीक है, उस पर्पस के साथ कि भाई किसके लिए हम ये पैसा यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, फिर प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन तमीज से और लिखी है। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, डिस्क्राइब्ड एंड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, जिसको डिस्क्राइब किया गया ये प्रोस्पेक्टस है, या फिर इशू किया गया प्रोस्पेक्टस के रूप में। बहुत ही अजीब तरीके से लॉ के अंदर ये लैंग्वेज लिखी होती है, चलो कोई बात नहीं, मैं पर आपके लिए ईजी करके मैं देता हूँ। एंड इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या, देखो इन्होंने बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोल रहे हो, एंड इसमें इंक्लूड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सर ये क्या होते हैं, इसको समझाओगे? बेटा टाइप होते हैं प्रोस्पेक्टस के, इसको समझाने के अभी आपके कोर्स में नहीं आया, समझाने की जरूरत नहीं है। और एनी नोटिस, अब यहां से सुनो बहुत मजा आएगा, कोई भी नोटिस भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है, बस उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन डिटेल्स लिखी हो, ठीक है। कोई सर्कुलर भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट भी प्रोस्पेक्टस हो सकती है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करे, इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, कि भाई कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट भी जो इनवाइट करे लोगों को कि आओ शेयर सब्सक्राइब करो, परचेज करो, या फिर कोई और सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी में शेयर तो आते ही हैं, डिबेंचर्स भी तो आते हैं, तो डिबेंचर्स को इशू करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्टस का ही सहारा लेते हैं। तो ये होता है प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं उनको देखो। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही होने लग जाते हैं। अब जैसे कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले आरओसी के पास गए थे, नाम अप्रूव करवाया था, एमओए बनवाया था, एओए बनवाया था, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान को बनाने नहीं आते, तो हमें किसी ना किसी लीगल प्रोफेशनल की सहायता लेनी होगी, वो अपनी फीस लेगा। आरओसी हमारी हमसे फीस लेगा कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने की, गवर्नमेंट फीस लेती है कंपनी बनाने की, ठीक है। तो वो छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी है फीस वगैरह जो भी चार्ज की जाती है उसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। अब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है क्योंकि इशू नहीं हुआ है हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उससे पहले पहले जितने भी ये खर्चे हुए हैं वो क्या हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। तो देखो एक बार ध्यान से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, किस लिए किए जाते हैं, इनकर किए जाते हैं, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, कंपनी को बनाने के लिए किए जाते हैं। सच एज रजिस्ट्रेशन फीस, अब भाई आप रजिस्ट्रेशन फीस तो दोगे ना आरओसी को कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो। लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, पब्लिक एक्सपेंसेस होते हैं, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें। दीज एक्सपेंसेस मे बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी ये शायद अगर आप पहली बार कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको अभी नहीं पता होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, ठीक है, वहां से राइट ऑफ करते हैं। तो इसलिए जो अभी नहीं पता वो धीरे धीरे भी सुन लो, आगे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर जो आपका पीएल अकाउंट होता था कंपनी के केस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम राइट ऑफ कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी इतना रेलिवेंट है भी नहीं। चलिए फिर बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या, कि एक कंपनी को कितना हक है पब्लिक से पैसा मांगने का, मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जितना हम पब्लिक से ले सकते हैं, लिया नहीं है अभी,
ले सकते हैं, वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब हम देते हैं ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उसी के अंदर पहले से हम फिक्स करके रखते हैं। अब इसके और नाम भी हैं तो वो भी जान लो। इसको हम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, इसको हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो नाम होते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। अब देखो ये तो हमारी मैक्सिमम लिमिट है। अब जब भी हम शेयर इशू करेंगे पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर खरीदो, तो ये इशू इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। तो अगर मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर मैक्सिमम लिमिट है कि हम 10 लाख रुपए पब्लिक से ले सकते हैं, और मान लो हमने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए, तो हम कितना इशू कर सकते हैं? या तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पे सेट है। ठीक है, हमने इशू करे तो अब लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, यानी उन शेयर्स को खरीदेंगे, लेंगे, परचेज करेंगे। आई बात समझ में? तो अब इसके बाद इसलिए आता है सब्सक्राइब्ड। तो हमने सीक्वेंस में लिया है चीजों को, ऑथराइज्ड के बाद इशूड आती है, इशूड के अंदर सब्सक्राइब्ड होती है। अब जो लोग हैं वो कितना शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं? या तो 1 लाख रुपए करेंगे या इससे कम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये रूल है कि जितना कंपनी ने इशू करा है उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, जबरदस्ती थोड़ी ना शेयर ले लेंगे, कंपनी दे भी नहीं तब भी। आई बात समझ में? तो ये 1 लाख या 1 लाख से कम हो सकते हैं। ठीक, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में हम बात करें तो सब्सक्राइब अगर लोगों ने कर लिया तो फिर क्या होगा? तब क्या होगा? तो अब कंपनी बोलेगी पैसा लाओ, कंपनी मांगेगी, कंपनी के मांगने को क्या बोलते हैं? कॉल, कि वो मांग रही है, कॉल्ड अप, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और कंपनी मांगेगी, जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है बेटा? 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने मांगे 60 रुपए, तो वो क्या हो गया? कॉल्ड अप हो गया। कंपनी ने बोला मुझे 40 रुपए अभी नहीं चाहिए, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड अप शेयर या कैपिटल। कितना? 40 रुपए। ओके, 60 रुपए। अब जितने मांगे, जितने मांगे तो कॉल्ड अप के अंदर से जितने मांगे, जितने मांगे 60 रुपए मांगे, तो 60 रुपए देंगे लोग, पब्लिक देगी 60 रुपए एक शेयर पे, या इससे कम ही देगी, इससे ज्यादा तो देगी नहीं। तो कॉल्ड अप के अंदर पेड अप आता, क्या आता? पेड अप, पेड अप। तो 60 रुपए कॉल्ड अप था, लोगों ने क्या करा? 50 रुपए दे दिए और 10 रुपए नहीं दिए, तो वो अनपेड रह गए, अनपेड रह गए, अनपेड कैपिटल। कितना? 10 रुपए। तो अभी मैंने आपको बोला था पेड अप शेयर कैपिटल, बाद में बताऊंगा। तो ये 50 रुपए जो है बेटा, ये है पेड अप शेयर कैपिटल। तो बार बार जो प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। पेड अप का मतलब समझ में आया? कि जितना लोग दे दें तुम्हारे मांगने पर, तो मिनिमम इतने तो आने ही चाहिए, तभी हम उसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये कैसे हुआ? ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर उसके अंदर इशूड निकला, उसके अंदर सब्सक्राइब निकला, सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप और अनकॉल्ड निकला, कॉल्ड अप के अंदर पेड और अनपेड निकला। और अब एक पॉइंट और बचा है, अनकॉल्ड जो होती है मनी, उसको हम रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। ऐसी कैपिटल जो नहीं मांग रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा पैसा है, ऐसा पैसा मतलब कुछ ऐसी कैपिटल है जो हम नहीं मांग रहे, जो हम सिर्फ और सिर्फ तब मांगेंगे जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जब हमें कंपनी को वाइंड अप करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक है, तो उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि उस कैपिटल को हमने क्या कर लिया? रिजर्व, बचा करके रख लिया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, आगे आता है काइंड्स ऑफ शेयर, कि शेयर कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरीके की मेन कैटेगरी है, एक है इक्विटी शेयर, एक है प्रेफरेंस शेयर। तो पहले प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिली होती है, या फिर हम कहेंगे जिनको राइट होते हैं, दो स्पेशल राइट्स, कि तुम्हें सबसे पहले, प्रेफरेंस का मतलब पहले, कि तुम्हें पहले पूछा जाएगा। किस चीज के लिए? कि जब भी प्रॉफिट होगा तो तुम्हें पहले प्रॉफिट दे देंगे, बाकी बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और कैपिटल की बात करते हैं, जब आपको पैसा लौटाने की बारी आएगी, जब हम सारे शेयर होल्डर को पैसा लौटा रहे होंगे, तो पहले इक्विटी को नहीं देंगे, पहले आपको देंगे हम। तो इनको दो राइट है, पहले प्रॉफिट लेने का, पहले कैपिटल लेने का। आप कहोगे इनके तो मजे हैं, जरूरी नहीं है बेटा इनके मजे हैं, अभी समझा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, यही डेफिनेशन है इसकी।
जिनके पास स्पेशली 2 राइट नहीं है तभी तो वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो वो क्या है, इक्विटी शेयर है। ये बेटा अल्टीमेट रिस्क टेकर होते हैं, ये अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, यानी मेन रिस्क तो यही झेल रहे हैं, है ना। तो अब आप कहोगे सर फिर तो प्रेफरेंस शेयर बढ़िया है, ऐसा नहीं है प्रेफरेंस शेयर बढ़िया है। अगर मान लो इनका प्रेफरेंस शेयर का जब भी नाम लिखा होता है तो लिखा होता है 13% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब जो परसेंटेज आगे लिखी है वो बता रही है कि इनको कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा इनकी कैपिटल का। तो मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर है और प्रेफरेंस शेयर मान लो 10,000 रुपये के हैं, 1,00,000 रुपये के हैं, तो 10% इसका कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। तो इनको हमेशा 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर मान लो 20,000 प्रॉफिट आया, कंपनी को 20,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 इनके, बाकी जो 10,000 बचे वो इनके हुए। अगर कंपनी को सिर्फ 10,000 प्रॉफिट हुआ तो 10 के 10,000 इनके, इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ तब भी बेटा इनको सिर्फ 10,000 ही मिलेगा और बाकी तो देखो इनको मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिस्क ले रहा है उसको फायदा मिलना चाहिए ना। तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर बनना ज्यादा बेटर रहता है। मैं मानता हूं रिस्क ज्यादा है, लेकिन बात क्या है, बात यह है कि रिस्क है तो चलो, रिस्क है तो मतलब प्रॉफिट है। आगे बात करते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई टाइप नहीं है, इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हो सकते हैं और वो भी 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं विद द रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, वो प्रॉफिट जो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, उनको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक, तो डिविडेंड की बात करें विद रेफरेंस टू डिविडेंड, 2 तरह के होते हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब देखो मान लो कि यहां पे 10,000 इनको देने थे लेकिन इस बार लॉस हो गया तो इनको कुछ नहीं मिला। तो अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा तो इसका मतलब होगा, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होगा, कम्युलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो अगर ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इससे फायदा ये होगा कि अगर इस बार लॉस हुआ और इस बार प्रॉफिट नहीं मिला तो ये वाला प्रॉफिट हम जोड़ करके रखेंगे, अगली बार प्रॉफिट होगा तो 10,000 अगली बार के, और पिछली बार जो नहीं मिले थे वो भी 10,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका प्रॉफिट जुड़ता चला गया, कम्युलेट होता चला गया, तो इसलिए हम इसको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता कि भाई लॉस हुआ और भाई लॉस हुआ प्रॉफिट नहीं मिला तो इस बार नहीं मिला, अगली बार होगा तो अगले साल का मिल जाएगा और नहीं मिलेगा, तो वो होते हैं नॉन कम्युलेटिव, जिनका प्रॉफिट इकट्ठा नहीं होता, जिनका प्रॉफिट जुड़ता हुआ नहीं चला जाता। समझ में आ रही है बात। फिर विद रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, सबसे पहले तो सरप्लस प्रॉफिट बता दो सर क्या होता है, और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव 2 हो गए, पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, देखो सरप्लस प्रॉफिट समझो कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है तो फिर क्या होता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है जितना वादा किया है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी कुछ रिटेन करती है ताकि वो री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को चलाती रहे, बढ़ाती रहे, और अगर कुछ तय होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिल जाता है। अगर मैं कहता हूं इसके बाद भी प्रॉफिट बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। अब इतना होने के बाद अगर सरप्लस प्रॉफिट बचता है और आपका प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उस सरप्लस प्रॉफिट में भी इंजॉय करेगा, यानी उस सरप्लस प्रॉफिट में भी क्या लेगा, हिस्सा लेगा कि मुझे इस प्रॉफिट का भी हिस्सा दे दो। और अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो सरप्लस प्रॉफिट में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ओके, ये हो गए 1 2 3 4 तरह के हो गए, अभी 2 कैटेगरी और बची हैं विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। अब यहाँ पे भी दो क्या कहते हैं काइंड के, 2 प्रकार के आपको शेयर्स पता चलेंगे। तो कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो जाए तो उनको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, उसके बाद हम आपके शेयर को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर में। तो आप कहोगे ये तो बढ़िया है यार, मुझे इक्विटी चाहिए था,
मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं कंपनी के साथ काम करूंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रेफरेंस शेयर को राइट नहीं होता वोटिंग का। बेसिकली जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर की बात मानी जाती है, उनसे वोट करवाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पावर तो बहुत है इक्विटी के पास। फिर बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की। सिंपल सी बात है, जिनको हम आगे चल के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करने वाले। फिर लास्ट आता है विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है पे बैक करना, वापस पैसा दे देना और शेयर लेकर कैंसिल कर देना। कि मैंने, आप शेयर होल्डर हो, मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मैं आपसे बोलूंगा अब आपका टाइम हो चुका है, ये लो आप अपना पैसा लो और वापस मुझे पैसा दे, मतलब मेरा शेयर दो और शेयर कैंसिल। ठीक है, तो शेयर खत्म करना, इशू का उल्टा प्रोसेस है एक तरह से कह लो। तो ये है भाई, इसके भी दो पॉइंट निकलते हैं। एक होता है रिडीमेबल शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसा शेयर जो रिडीम हो सकता है। और दूसरा क्या बनता है, इरिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम भी नहीं हो सकता, यानी कभी भी उसका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर को पैसा नहीं देने वाले। अब तुम्हारा पैसा ले लिया, अब तुम्हारे पास शेयर रहेगा। तो बेटा पहली चीज तो मैं बताऊं, कंपनी एक्ट ने अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करवाने पे रोक लगा दी है, तो ऐसा कोई शेयर नहीं होता। ठीक है, तो सारे शेयर कैसे होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा ये सब, और आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा। पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन हमने कवर कर लिया बेटा, पूरा थ्योरी पढ़ ली। पिछली वीडियो देख लो और ये वाली वीडियो देख लो, हमने हर एक चीज कवर कर ली है। अच्छे से कवर करिए, समझा समझा के कवर करिए, कोई भी चीज लपेटी नहीं, आपको फील हो गया होगा अगर आपने अभी तक देख रहे हो ये सेशन तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, सेशन को लाइक करना है और सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि हर कोई आपको इतने डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये सीयूटी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपके न्यूमेरिकल स्ट्रांग होते हैं, हमेशा थियरी से न्यूमेरिकल स्ट्रांग होते हैं। एक सबसे बड़ी गलती अगर कोई स्टूडेंट करता है तो थियरी को छोड़ करके करता है। ठीक है, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, और फीडबैक दीजिए, कोई प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए, मैं ज़रूर आकर के पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आपके लिए, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे आपके लिए गाइडेंस की बात हो, चाहे आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड से मतलब रिलेटेड शॉर्ट्स हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। तो जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।